कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले लेक्चर से हमने कुछ डेरिवेशंस देखे थे और उसके पहले हमने कैसे किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढा जाए वो सब देखा था। अब बच्चा लोग, अगर ये सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा होगा तो देखिए, अगर कोई सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एज पर एग्जांपल मैं आपके बॉल की बात ले लेता हूँ। आपका एक बॉल ले लो, उस बॉल को अगर मैं फेंक रहा हूँ, बॉल को कैसे फेंक रहा हूँ? घुमा के, है ना, मतलब वो गोल भी घूम रहा है प्लस आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है प्लस आगे भी जा रहा है। अब उस समय होगा क्या कि इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स, यस और नो। अब ये सभी पार्टिकल्स गोल भी घूम रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, तो इस समय इन सभी के ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। सभी पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन अलग अलग है, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी अलग है। अब इतना सब वेलोसिटी और सारी एक्सेलरेशन है, तो अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम क्या करेंगे? तो बच्चा लोग, आप जो फॉर्मूलाज यूज करते हो ना, F इज इक्वल टू ma या फिर A इज इक्वल टू v/t, बच्चा लोग एक्चुअली इसमें आप जो ये फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। इसमें जो वेलोसिटी आप देख रहे हो, आप बोलते ना कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली आप अगर ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो आपका मतलब होता है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। देखिए, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी और मास को कैलकुलेट करना और उससे कुछ चीज निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या इमेजिन कर लेते हैं कि इसका पूरा मास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जैसा ये पॉइंट बिहेव करेगा वैसा ही पूरा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो अगर हम कभी एक्सेलरेशन निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमारा मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितनी होती है वो हमें देखना है। उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट वी हैव टू सी। सो द टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला देखी थी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट मासेस है, अलग अलग मासेस है, तो उसके अंदर अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ढूंढनी है तो वो हम कैसे ढूंढते थे? सपोज करो कि अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, कौन सा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, चलो x और y है, तो क्या उसको मैं पोजीशन वेक्टर कह सकता हूं? यानी क्या मैं उसको r से डिनोट कर सकता हूं? बच्चा लोग, r क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, मतलब x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट x में चल रहा है तो वो x डायरेक्शन हो जाएगा, y में चल रहा है तो y, z में z। तो इसलिए हम जनरल टर्म लेके चलते हैं r सेंटर ऑफ मास, ओके, इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या देखी थी हमने? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस सो ऑन। ऐसे करते करते जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद होंगे, mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, यही फॉर्मूला देखी थी, ओके। अच्छा बच्चा, ये r मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये पोजीशन वेक्टर है, बट ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चा लोग मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dr बाय dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। हमें पता है ना, हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी इज dr बाय dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी r को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। dr बाय dt सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus m3 dr3 by dt and so on, नीचे as it is m1 plus m2 plus m3 and so on। ठीक है,
बच्चा लोग ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसकी वेलोसिटी बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। m1 r1, r1 मतलब भाई ये पार्टिकल 1 था ना, तो ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, m2 v2 पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, m3 v3 एंड सो ऑन। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है उन सभी की वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करके अगर मैं प्लस कर दूंगा सो मुझे टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। समझ आया? तो अगर मुझे कभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा बच्चा लोग अब एक चीज बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करूं तो dv बाय dt करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। पता है ना एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इन सभी v को डिफरेंशिएट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 a1 इसको डिफरेंशिएट किया, v2 को डिफरेंशिएट किया एंड सिमिलरली v3 को डिफरेंशिएट किया एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सो बच्चा लोग अगर आपको कभी बोला जाए सेंटर ऑफ मास की कितनी एक्सेलरेशन है तो ये वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझ आया? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। सपोज करो कि यहाँ पे 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 37 डिग्री। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का ही और इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड से और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 37 डिग्री। ठीक है, एंड बोल देते हैं कि चलिए ये पूरा एक सिस्टम है, इसको पूरा एक सिस्टम मान के चलिए। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या फॉर्मूला होती है, m1 v1 प्लस m2 v2। दो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे दो पार्टिकल है, सो m1 v1 प्लस m2 v2। अब प्रॉब्लम ये है कि यार इसकी वेलोसिटी x या y में नहीं है, बीच में कहीं पे है, xy प्लेन में है। तो कोई बात नहीं, इसके कंपोनेंट ले लो, इसका इधर क्या हो जाएगा 5 cos 37 और इधर कितना हो जाएगा 5 sin 37। सिमिलरली इसका भी इधर हो जाएगा 10 cos 37 और इधर कितना हो जाएगा 10 sin 37। यानी ये मिल गई हमें x एक्सिस की डायरेक्शन, x एक्सिस की वेलोसिटी और ये मिल जाएगा y एक्सिस की वेलोसिटी। ठीक है, अब cos 37 मतलब 37 पता है ना, अगर एंगल 37 है तो उसके सामने 3 नीचे 4 और हाइपोटेनस 5। ये वैल्यू याद रखनी है, ये हमने कई बार पहले भी की हुई है। अब cos 37 क्या होगा, cos 37 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 5 इंटू 4/5, ये कट हो गया, आंसर क्या आ गया 4। और सिमिलरली इधर 5 इंटू साइन 37, साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजस्ट हाइपोटेनस 3/5, यहां लिखो 5 इंटू 3/5, 5 कट, यानी आंसर क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली यहां देख लो, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू cos 37 4/5, सो ये 5 2 सा 2 4 सा 8, सो ये वेलोसिटी कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड की। एंड इसका क्या हो जाएगा 10 इंटू 3/5, ये 2 सा एंड ये हो जाएगा 2 3 सा 6।
तो हमें x और y की अलग अलग वेलोसिटी मिल गई। चलो अब तो आंसर हमारा आसान है। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? m1 v1x प्लस m2 v2x अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे दो ही पार्टिकल है तो हम दोनों ही पार्टिकल के लिए लेंगे। मास 1 कितना है? 1 kg, वेलोसिटी 1 इन x कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 1 और इन x डायरेक्शन कितना है? 8 अपॉन 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 4 प्लस 8 12 बाय 2। आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? m1 v1y प्लस m2 v2y। x के समय x की वेलोसिटी, y के समय y की वेलोसिटी, सिंपल m1 प्लस m2। सो क्या आंसर आ जाएगा? m1 इंटू y यानी 5 1 सा 5, m2 इंटू y। बच्चा लोग यहाँ पे y नेगेटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का बहुत ही ख्याल रखना। हम इसको क्या लेंगे? -6। सो 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा? -6 अपॉन 1 प्लस 1। समझ आया माइनस क्यों लिया? बिकॉज वेलोसिटी माइनस y डायरेक्शन में है इसलिए। सो इसका आंसर क्या आएगा? -1/2। सही है। m1, अच्छा सॉरी, इसका आंसर 3 है। 1 3 जा 3, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये क्या हो जाएगा? -3/2 m1 y1 यानी कि 3 1 जा 3 प्लस 1 -6। सही है। समझ आया बच्चा लोग? यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? -1.5 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो रिजल्टेंट चाहिए। देखो अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर ये आपका सेंटर ऑफ मास है तो इसकी x में कुछ वेलोसिटी है, कितनी? 6 मीटर पर सेकंड। y में नेगेटिव है, y में नेगेटिव है, इसका मतलब y की वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी, कितनी? -1.5 मीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो क्या इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? क्या इसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे? रिजल्टेंट इधर आ जाएगा ना। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। चलिए करिए, आंसर बताइए इसका क्या आएगा? 36 प्लस 2.25 38.25। 38.25 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना होगा? जो भी हो, चलो आप आई थिंक फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चा, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा जाए तो डायरेक्शन कैसे देते हैं? x के साथ में एंगल, यानी कि ये आपका x है तो इसके साथ का एंगल ढूंढ लो। इसको चलो हम बोल देते हैं अभी के लिए अल्फा, जस्ट ऐसे ही नाम दिया, ठीक है, अल्फा। सो tan अल्फा। बच्चा लोग ये ट्रायंगल को कंप्लीट करो तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? tan अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है? vy अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो vy अपॉन vx। ठीक है, vy कितना है? -1.5, vx कितनी है? 6। 1.5 डिवाइड बाय 6 करो और फिर अल्फा फाइंड कर लो। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1.5/6। क्लियर? सो चलो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही ढूंढ सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का और इसको हमने पुल्ली से लटका रखा है
और दूसरी तरफ लगा दिया हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट 2 kg का। ठीक है, हमने इस चीज को लटका के छोड़ दिया। अब छोड़ने पे क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, सीधी सी बात है, इसका वजन ज्यादा है। हमें बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और 3 अप g/9 अप g/3 डाउन या तो फिर g/9 डाउन। कितना एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, और ये कुछ ऑप्शंस दे दिए, चलिए पता लगाइए। देखो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होगी सेंटर ऑफ मास के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, कितने, दो ही ऑब्जेक्ट है ना, अपॉन m1 प्लस m2। तो a1 a2 का मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं, बस चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हमने। इसके ऊपर इसका एफबीडी ड्रॉ करो, इसका एफबीडी क्या हो जाएगा, ऊपर टेंशन फोर्स, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स, और ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाएगा, सो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, T माइनस mg इज इक्वल टू a, सॉरी इज इक्वल टू m में m कितना है इसका 1, यानी कि ये हो जाएगा सिंपली 1a। बोलो क्लियर हुआ। ऊपर जाएगा तो जहां पे जाता है वो वाली फोर्स पॉजिटिव और ऑपोजिट वाली नेगेटिव, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, इसके ऊपर लग रही है, इसका एफबीडी ड्रॉ करो। सो 2 kg के ऊपर एक हो जाएगा टेंशन दिस वन, और एक हो जाएगा mg। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो mg माइनस t इज इक्वल टू ma, यानी कि 2a। बोलो सही है। यहां से a की वैल्यू निकालो, यानी कि एलिमिनेशन करूं तो t कट, कुछ गलती हुई, हाँ सॉरी गलती क्या हुई बच्चा, यहाँ पे 2 mg होगा ना, ये सॉरी देखो ये मास कितना है 1, सो 1g, और ये क्या हो गया 2g, सो 2g माइनस g, g इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू g/3। तो मिल गया हमारा आंसर। क्या मिल गया, अरे बच्चा ये एक्सेलरेशन तो इसकी है, इसकी एक्सेलरेशन g/3 आई, इसकी एक्सेलरेशन g/3 आई। ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन थोड़ी ना है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो यहां से मिलेगी आपको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। तो बस ये a1, ये क्या हो गया आपका a1 हो गया, ये क्या हो गया आपका a2, दोनों की वैल्यू उठा के वहां रख दो। चलिए सो m1 कितना है 1, a1 ऊपर की डायरेक्शन में है प्लस g/3, m2 कितना है 2, a2 कितना है नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस g/3, डाउनवर्ड्स है तो माइनस अपॉन 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्या हो गया g/3, ये क्या हो गया माइनस 2g/3 अपॉन 3। क्लियर। सो g माइनस 2g कितना हुआ माइनस g/3 अपॉन 3, ये 3 नीचे आ जाएगा माइनस g/9। सो बच्चा लोग ये आ गया आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अच्छा माइनस है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइनस है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, तो ये हमारा आंसर आ गया g/9 डाउन। समझ आया। यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत बड़ा खेल है बच्चा लोग, समझ के चलना। अच्छा बच्चा सपोज करो कि एक ही सरफेस दे रखी है और इसके ऊपर हमें आइस क्यूब दे रखा है। क्या आइस क्यूब, यानी कि ये एक 3D फिगर है। आइस का क्यूब होता है ना, 3D फिगर है, और ये लेंथ दे रखी है L और ये भी लेंथ दे रखी है L। अब हमें बोला गया है, क्वेश्चन का ध्यान से सुनना, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, in gravity free space what
will be the height of water after ice is melted. Height of center of mass of ice cube after it is melted. अब बच्चे लोग ये आइस क्यूब की आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एल एल दे रखी है और कहा जा रहा है कि अगर ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद कितनी हाइट, देखो मेल्ट हो गया पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी आ जाएगा। सो वो पानी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा, कितनी हाइट पे होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, माइनस और इसका मास हमको दे रखा है m, ठीक है, सॉरी इसका मास दे रखा है m और ये जो सरफेस है, सरफेस का मास है कैपिटल M। आइस क्यूब का मास स्मॉल m, सरफेस का कैपिटल M। माइनस ml अपॉन m प्लस m। ऑप्शन बी माइनस 2ml अपॉन m प्लस m। सी कैपिटल ml अपॉन m प्लस m, या तो फिर 0। मतलब ये क्या आंसर होगा? देखिए जरा ध्यान से सुनिए, देखो ध्यान से अगर आपने देखा हो तो ये क्या कहा हुआ है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। एक्चुअली ग्रेविटी फ्री स्पेस पॉसिबल नहीं होती है, बट मान लो कि आप ऐसी किसी जगह पे ये बर्फ को रख रहे हो जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं। अब अगर ग्रेविटी नहीं है और जब ये बर्फ पिघलेगी, क्या पानी नीचे आएगा? नहीं आएगा। पानी नीचे नहीं आएगा तो क्या सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा? बच्चा सेंटर ऑफ मास कब शिफ्ट होता है? जब उसके अलग अलग पार्टिकल्स शिफ्ट होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स तो वहीं के वहीं रहेंगे पिघलने के बाद भी। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन ग्रेविटी नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी चलेगा नहीं, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 0। कितनी हाइट होगी मेल्ट होने के बाद? तो हाइट 0, मतलब कि कोई चेंज ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? या एक काम करते, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, व्हाट विल बी द चेंज इन हाइट। यहां पे क्वेश्चन का देखना, व्हाट विल बी द चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आंसर 0 आएगा, बिकॉज अगर मैं हाइट बोलता तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होती तो आंसर कुछ L/2 आता। देखो अगर क्वेश्चन का ध्यान से सुनना, अगर ये चेंज नहीं दिया होता ना तो आंसर आता L/2। क्यों बच्चा? मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा मिडल में होता है। अब ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, पिघलेगा लेकिन पार्टिकल्स वहीं के वहीं रहेंगे और सबका मास सेम है, सबका मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास मिडल में रहेगा। ये L, तो ये क्या हो जाएगा L/2। हमें तो हाइट पूछी है ना, हाइट मतलब ये, तो अगर हाइट होता तो L/2 आता, लेकिन क्वेश्चन क्या है? चेंज इन हाइट, तो चेंज इन हाइट 0। समझ आ रहा है बच्चा लोग? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं ये। ओके, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़े। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब चलो हम जरा बात कर लेते हैं फोर्स की। एक्सेलरेशन की बात की, वेलोसिटी की बात की, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। देखिए मैं फिर से शुरू करता हूं। हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड ऐसे करते करते आखिरी ऑब्जेक्ट के लिए अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। क्लियर? यही चीज देखा था। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के ना अब यहां ले आता हूं, ये पूरे टर्म को यहां ले आता हूं।
So this will be m1 plus m2 plus m3 so on into acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 and so on. अब अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या m1 m2 m3 सबको प्लस करूंगा तो मुझे सब्सटेंस का, सिस्टम का टोटल मास मिलेगा। इन सभी को ऐड करने पे किसी भी सिस्टम का टोटल मास मिलेगा। उस टोटल मास को मैं बोल देता हूं कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चा जरा ध्यान से बताओ, हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कैसे दी थी कि पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होना। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का मास आ गया। सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उसका मास आ गया और उसका एक्सेलरेशन। तो क्या ये फोर्स बन जाएगा m है, F इज इक्वल टू m है। अब अच्छा लोग ये बन जाएगा नेट फोर्स। एक्चुअली नेट फोर्स ही होता है सेंटर ऑफ मास का फोर्स। तो हम जब बोलते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स इतना लग रहा है, तो हम उस समय कहना चाहते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लग रहा है। हमने नेट फोर्स की कहानी बहुत देखी है, याद है ना भाई। तो नेट फोर्स का मतलब है सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स। वो कितना हो जाएगा m1 a1, क्या मैं इसको f1 बोल सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस f2 प्लस f3, ऐसे करते करते आखिरी ऑब्जेक्ट का भी। यानी अगर नेट फोर्स मुझे ढूंढना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मैं उसके सेंटर ऑफ मास का फोर्स ढूंढ लूंगा। और सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, सभी पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्स का प्लस। आई रिपीट, सभी पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस का प्लस। अब चलो यहां से बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, पूरा ध्यान पूरा दिमाग यहां लगाना। ओके अच्छा अब सपोज करो, देखो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई, क्या कि F net इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहां पे कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मास, और A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है, जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन। ओके अच्छा बच्चा, अगर इफ F net इज 0, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम पढ़ चुके हैं कि अगर इक्विलिब्रियम होता है तो नेट फोर्स 0 होता है, राइट। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है, क्या इसका मतलब सारे फोर्सेस 0 है? सोच के बताना। अगर F net 0 है तो क्या इसका मतलब ये सारे फोर्सेस भी 0 होंगे? नहीं बच्चा, ये फोर्सेस 0 हो भी सकते हैं या हो सकता है ये सारे फोर्सेस 0 ना हो। अब ऐसा भी तो होगा ना बच्चा कि ये +1 है, ये -1 है तो कट कर जाएगा, ये -3 है, ये +3 होगा तो कट कर जाएगा। अगर F net 0 है यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, डन, लेकिन उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 हो, उसके पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही होगी, लेकिन ऐसी फोर्सेस होगी जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब अगर F net 0 है, सो F1 is not equal to 0, F2 is not equal to 0 and F3 is not equal to 0 and so on। जरूरी नहीं है कि इन फोर्सेस कि इनके फोर्स भी ये वाले फोर्सेस भी 0 हो, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, अगर F net 0 है, देखो यहां से मैं ना एक्सेलरेशन की फॉर्मूला बनाऊं तो क्या वो ऐसा बनेगा, F net अपॉन m, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net अपॉन m। अगर नेट फोर्स 0 है, क्या मास 0 होगा?
भाई मास तो ना जीरो होगा, कोई सिस्टम है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। बच्चा लोग ध्यान देना, अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि अगर ये जीरो है तो क्या A1, A2, A3 भी जीरो होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो F नेट जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जितने भी पार्टिकल्स है वो भी जीरो हो, उनका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और एक दूसरे को कट आउट कर देगा। इसका मतलब A1, A2, A3 is not equal to zero। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेट फोर्स जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन सभी पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, सभी पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा एक और चीज बच्चा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो कब आता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब बच्चा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? अब अगर चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं है, वैसा का वैसा ही रहा है, तो उसी समय तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। देखो सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी 7 थी और फाइनल वेलोसिटी भी 7 थी, कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 7 - 7 0, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है। बच्चों लोग ये चीज दिमाग में बिठा लेना, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर कोई सिस्टम ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई सिस्टम ट्रैवल कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई सिस्टम ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ अगर ये जीरो है तो बात अलग है, बट अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी और उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी, यानी ये इक्विलिब्रियम इस समय नहीं होगा। इक्विलिब्रियम जीरो कब होगा बताता हूं, सॉरी इक्विलिब्रियम कब आएगा इस पिक्चर में वो भी बताता हूं मैं आपको। यानी कि ये जो सिचुएशन है ये कब है कि जब F नेट जीरो हो एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना हो, भाई वो चल रहा है, वो किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ चलते जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अच्छा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई, क्या v1 v2 v3 जो पार्टिकल्स हैं क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं। अरे बच्चा लोग A1 A2 A3 जीरो है क्या? जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इसका मतलब कि v1 v2 v3 जो है वो सारे कैसे होंगे? वेरिएबल। कैसे होंगे? वेरिएबल, मतलब चेंज हो रही होगी। पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? तो बच्चा लोग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही होगी, सो ओवरऑल जो उसमें डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। ओवरऑल डिफरेंस का जीरो का मतलब कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रहा है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बातें हैं, प्लीज दिमाग में बिठा लेना। अच्छा अब इसमें छोटा सा चेंज लेके आते हैं। बच्चा लोग सपोज करो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले ली जाए और इसके ऊपर बोल दूं कि F नेट अगर जीरो है, इफ इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग में जीरो थी और इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो होगी। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है,
तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चा वो भी तो जीरो रहेगी। इनिशियल जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही का मतलब जो पहले थी वही अभी है। मतलब इनिशियली भी वेलोसिटी जीरो थी, फाइनली भी वेलोसिटी जीरो थी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं का वहीं पे रहेगा। इन पूरी कहानी का मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ मास will remain at rest। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। एंड इसी सिचुएशन को तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। बस चलो, एफ नेट जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जब ये दोनों साथ में हो जाएंगे, जब इनिशियल भी जीरो और एफ नेट भी जीरो, तब जाके सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। समझ आ रही है कहानी? क्लियर हुआ बच्चा लोग यहां तक की कहानी? ओके, तो बच्चा लोग आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। कल की कहानी में जो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें और भी करेंगे। थैंक यू।